नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा, कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे आरटीई एक्ट के बारे में और लगभग आपका आरटीई एक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। काफी लंबी क्लास भी हो गई थी आपकी, तो इसीलिए थोड़ा सा पार्ट जो बचा था उसको मैंने कहा मैं आपको अपनी अगली क्लास में कवर अप हम लोग कर लेंगे। तो हम लोगों ने कहां तक बात कर ली थी? हम लोगों ने बात कर ली थी आरटीई एक्ट के आर्टिकल 32 तक। कहां तक बात की थी? हमने बात की थी आरटीई एक्ट के आर्टिकल 32 तक। चलिए भाई, तो वहीं से आगे हम लोग शुरुआत करेंगे। आर्टिकल 33 से लेकर के 38 आपको पता ही है कि टोटल कितने आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 38 तक हैं, 38 आर्टिकल्स तक हम लोगों को पढ़ना है और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे आपके अनुसूचियों के बारे में। किसके बारे में? तो आपकी अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। चलिए भाई, तो क्लास की शुरुआत करेंगे और 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। मैं आपकी पिछली वाली पीडीएफ ही लगा लूं ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। चलिए 1 मिनट। आरटीई चलिए भाई, तो शुरू करेंगे हम लोग अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास में जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे आर्टिकल 33 की। किसकी बात करनी है बेटा? आर्टिकल 33 की बात करनी है हम लोगों को। चलिए 1 मिनट। चलो भाई, तो शुरू करते हैं और बात करेंगे आर्टिकल 38 की। ठीक है, शुरुआत करते हैं वहीं से जहां पे हम लोगों ने कल छोड़ा था। कल आर्टिकल 32 तक की आपकी क्लास हो चुकी थी और आज हम लोग बात करेंगे आरटीई एक्ट। पहले एक नई क्लास है तो हेडिंग बना लीजिए, आरटीई एक्ट 2009। क्या? आरटीई एक्ट 2009। अब इसी आरटीई एक्ट में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है धारा 33। क्या बात करनी है? हम लोगों को बात करनी है धारा 33। धारा 33 भाई आपकी क्या कहती है ये बताइएगा। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन यानी कि नैक का गठन, सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 12 सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो सदस्यों की संख्या बेटा आपकी 12 होगी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन जो शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी सलाह देगी। राष्ट्रीय सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे। क्लियर बात? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? टोटल 15 सदस्य होंगे आपके। फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा आपके धारा 34 की। तो सेम चीज वही है जो आपके धारा 33 में है। जो आपके धारा 33 में है वही सेम बात इसने कहा है धारा 34 में। अब भाई सेम बात क्या कहा? सेम बात नहीं कहा है, थोड़ा सा अंतर यह है, यहां पे जो राष्ट्रीय वर्ड है इसको इन्होंने चेंज कर दिया है राज्य से। तो अब क्या हो जाएगा? राज्य सलाहकार परिषद का गठन, और इसमें भी कुल सदस्यों की संख्या 15 हो जाएगी।
इसको लिख लीजिएगा, धारा 34, राज्य सलाहकार, राज्य सलाहकार परिषद का गठन, राज्य सलाहकार परिषद का गठन जिसमें कुल सदस्यों की संख्या, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या, टोटल सदस्य कितने होंगे ये पूछा है आपसे, तो जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 यहां भी थी और यहां भी कुल कितने सदस्य, तो यहां पर भी कुल 15 सदस्य हैं। तो आपका धारा 33 और 34 हो गया बेटा। ये धारा 33 में आपसे इसने कहा है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन होगा जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे। फिर धारा 34 जिसमें इसने कहा है कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा जिसमें कुल 15, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 होगी। उसके बाद धारा 35 की बात करते हैं। अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करें। मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने का क्या मतलब, कि इंस्ट्रक्शंस दें कि आपको कैसे इस योजना का बेस्ट इंप्लीमेंटेशन करना है, कहां से आपको योजना, किसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी डालनी है, चाहे वो आपका टीचर, प्रधानाचार्य, बीएसए, प्रधान, पेरेंट्स, सबकी एक जिम्मेदारी है और उन सभी जिम्मेदारियों को कैसे कैसे सरकार करवाएगी। भाई सरकार अब खुद से तो सब कुछ कर नहीं सकती, तो अपने से लोअर 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 जितनी भी पोस्टें हैं इनको आदेशित ही करना इनका काम है। तो उन सबके लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी आर्टिकल नंबर 35 में। ठीक है, धारा 35 अधिनियम को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए, अधिनियम को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए, अधिनियम को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें, केंद्र एवं राज्य सरकारें मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करें। मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करें जिससे लोगों का मार्गदर्शन हो सके, अधिकारियों का मार्गदर्शन हो गए कि हमको कौन कौन सी चीजों को अपने दिमाग में रख करके फिर योजनाओं का क्रियान्वयन कराना है, किस तरीके से हमको योजनाओं का सकुशल और सबसे बेहतरीन क्रियान्वयन कराना है, हमको इस योजना का क्रियान्वयन कैसे कराना है कि इस योजना से मैक्सिमम लोग को लाभान्वित किया जा सके। ये सारी जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी, इसके लिए जो मार्गदर्शी रास्ता, मतलब रास्ता दिखाने का काम कौन करेगा, रास्ता दिखाने का काम आपकी केंद्र और राज्य की सरकारें करेंगी। ठीक है, इतनी बात भैया क्लियर हुई? बताओ, पेज को पूरी तरीके से देख लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, धारा 36, इस कानून का कहीं पर भी गलत उपयोग ना हो जाए। कहीं पर सरकार इस चीज, आरटीई एक्ट को बनाने वाले इस चीज के लिए भी चिंतित थे कि कहीं इस कानून का उपयोग गलत कामों में ना होने लगे, किसी के ऊपर फर्जी का जुर्माना न लगा दिया जाए, कोई फर्जी का केस ना कर दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जुर्माना लगाने के लिए सक्षम अधिकारी का प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सक्षम अधिकारी जब तक नहीं होगा तब तक आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगा सकता। ठीक है, जुर्माना लगाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति होनी चाहिए। सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है।
की अनुमति होनी चाहिए। जुर्माना लगाने से पूर्व क्या होना चाहिए? जुर्माना लगाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति होना अनिवार्य है। जब तक आपके पास किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं है तब तक आप किसी के ऊपर भी जुर्माना नहीं लगा सकते। ये हो गई बेटा आपकी धारा 36। अब धारा 37 की बात करते हैं। तो धारा 37 कहता है कि केंद्र सरकार, राज्य, स्थानीय सरकार, यूनियन टेरिटरी, सलाहकार परिषद के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कि मतलब अगर आपको लगता है कि इस एक्ट में कुछ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तो आप केंद्र सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, यानी आपकी स्थानीय सरकार के ऊपर, सलाहकार परिषद जो बनाया गया था नैक, उसके ऊपर आप मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज से भाई नहीं तो पता चलेगा कि पर डे कोई ना कोई एक मुकदमा आएगा, अरे सर इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, अरे सर, तो आप उस पर अपना सजेशन दे सकते हो, लेकिन मुकदमा करने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आर्टिकल 30, धारा 37। धारा 37 क्या है भाई? धारा 37 में अब बताइएगा आप लोग। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार में बताओ कौन आता है? धारा नंबर 2, याद आया? धारा नंबर 2 में स्थानीय सरकार को परिभाषित किया गया है। स्थानीय सरकार में कौन आता है? जल्दी से बताओ। आपकी नगर पंचायत, सॉरी आपकी पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और सलाहकार परिषद के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। सलाहकार परिषद के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। भाई हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते। आप जब कर ही नहीं सकते तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और सलाहकार परिषद के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपको आरटीई एक्ट से संबंधित आप कोई भी मुकदमा चलाना चाहते हैं तो इनका कहीं पर हनन हुआ है, वायलेशन हुआ है, वहां पर तो आप चला सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि इसको बनाने इन्होंने ऐसा कैसे बना दिया, तो इसके लिए आप इनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते हो। धारा 38 फिर उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट आपका है, लास्ट आर्टिकल है बेटा धारा 38। ठीक है, चलो देख लेते हैं धारा 38। ये आपका यहीं से धाराओं वाला पोर्शन खत्म हुआ। बड़ी मेहनत से आप लोगों ने 38 की 38 धाराओं को बहुत ही डिटेल में मेरे साथ पढ़ा है और आई होप कि आपको सभी धाराएं बेटा बहुत बढ़िया से समझ में भी आई होंगी, क्योंकि मैंने बेस्ट तरीके से आपको बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स के साथ सभी धाराओं को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप कि आपको सभी धाराएं समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा कि इस अधिनियम के जो कुछ भाग हैं उनको राज्य सरकारें संशोधित भी कर सकती हैं। इस चीज को याद रखिएगा। इस अधिनियम के कुछ भाग को, इस अधिनियम के कुछ भाग को राज्य सरकार संशोधित कर सकती है। इस अधिनियम के कुछ भाग को राज्य सरकार संशोधित कर सकती है। इस अधिनियम के कुछ भाग को राज्य सरकार के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, जैसे अनुसूची जो है उसका संशोधन करना होगा तो उसका संशोधन राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर कुछ धाराओं में संशोधन है तो एक अधिसूचना जारी करेगी और एक अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य सरकार कुछ अधिनियमों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा सिर्फ एक अनुसूची है, उस अनुसूची को भी पढ़ लो। काहे जब भाई इतनी मेहनत की हो तो उसको भी पढ़ लेते हैं। सिर्फ जब 38 धारा पढ़ डाले तो एक अनुसूची तो पढ़ ही सकते हो, पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? बताओ, जल्दी से बताओ। समझ में आई इतनी बात कि सब पल्ले नहीं पड़ा, उड़ गया?
बढ़िया से एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार पूरी वीडियो को दोबारा से देखना, पक्का गारंटीड है कि सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, नहीं फिर नहीं समझ में आएगा तो पूछ भी लेना, मैं दोबारा से बता दूंगा। लेकिन हाँ, एक बार कोशिश करो कि एक बार में अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो उसको दोबारा से देखो, समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, चलो भाई बात कर लेते हैं अब हम लोग अनुसूची की, कि अनुसूची में इन्होंने क्या रखा है। अभी आपको जब धारा 25 पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था कि छात्र शिक्षक अनुपात को अनुसूची में इन्होंने डिटेल में बताया है। ठीक है, तो अब जब अनुसूची की बात कर रहे हैं तो वही छात्र शिक्षक अनुपात जो कि धारा 25 में इन्होंने बताया था उसको डिटेल में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई अब अनुसूची की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या है, क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात। अब बेटा ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग होता है तो हमको दोनों लेवल देखना पड़ेगा, क्योंकि आरटीई एक्ट जो है आपका वो कक्षा 6 से 8 तक की बात करता है। कहां से, कक्षा 6 से 8 तक की बात करता है, तो हम लोगों को वहां तक पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला है बेटा आपका छात्र शिक्षक अनुपात, और इसको लिख लीजिएगा प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात। अब एक बात बताओ, सीधी सी बात बताओ, कहां पे ये मेंशन था, इसको भी लिख लो। धारा 25 में मैंने आपको बताया था कि छात्र शिक्षक अनुपात को डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है अनुसूची में। ठीक है, तो अब एक बात सुनो, अगर आपके यहां 60 छात्र पढ़ते हैं, आपके यहां 60 बच्चे हैं, तो आपके यहां मिनिमम कितने टीचर होने चाहिए। देखो इधर, 60 छात्रों पर कितने टीचर होने चाहिए बताइएगा। 60 छात्रों पर कितने, बताओ जल्दी से, कोई किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। मैं ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि 60 छात्रों पर कितने टीचर होने चाहिए, जल्दी से बताओ। बताओ 60 छात्रों पर कितने टीचर, बता चुका हूं उसके पहले भी यूट्यूब पे जब बताया था। 61 से 90 छात्रों पर, फिर है आपका 91 से 120 छात्रों पर, और बताइएगा, फिर है आपका 121 से लेकर के 200 छात्रों पर, 121 से लेकर के 200 छात्रों पर, जल्दी से बताइएगा। 200 प्लस 200 छात्रों तक, 200 छात्रों तक छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, और उसके आगे अगर आपके यहां 200 से भी ज्यादा बच्चा है, 200 प्लस छात्रों पर, छात्रों पर छात्र शिक्षक अनुपात। ठीक है, 200 प्लस अगर आपके यहां बच्चे हैं तो कितने टीचर आपको इन रेशियो में रखना पड़ेगा, एक बच्चे मतलब मान लिया 50 बच्चे पे एक टीचर, 40 बच्चे पे एक टीचर, इसको बोलते हैं छात्र शिक्षक अनुपात। ठीक है, जो चीज बेटा मैं आगे लिखूंगा, जैसे यहां मान लो मैं लिखता हूं 30:1, यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर, तो समझ जाना कि 30 पहले लिखा है यानी कि 30 छात्र हैं, शिक्षक बाद में लिखा है तो यानी कि शिक्षक एक है। जो पहले लिखा होगा रेशियो में भी हम लोग उसी को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो 60 छात्रों पर हमारे यहां कुल कितने टीचर होना जरूरी है, 60 छात्रों पर 2 टीचर या 2 शिक्षक, यहां पे 3 शिक्षक, यहां पे 4 टीचर, फिर आपका 91 से 120 हो गया। अब फिर उसके बाद आपका 5 प्लस 1, अगर आपके यहां बेटा 121 120 से ज्यादा बच्चे हैं, आपके यहां अगर 120 से ज्यादा शिक्षक है, बच्चे हैं, कितना 121 से 200 पहुंचता है, मतलब कुल मिला के 120 से ज्यादा हो, तब जाके आपके यहां एक प्रधानाचार्य की पोस्ट क्रिएट होती है। उसके पहले जो ऑफिस का वर्क होता है वो टीचर लोग मिलकर कर लेते हैं, कोई भी प्रधानाचार्य की पोस्ट जनरेट नहीं होती है। लेकिन जब आपके यहां 121 से लेकर के 120 के ऊपर कुछ भी
कितने भी बच्चे हो जाएं तो 5 प्लस 1 इतने, यानी कि कुल 6 टीचर होते हैं, जिसमें से एक जो है वो प्रधानाध्यापक है। मतलब 5 टीचर होते हैं, लेकिन एक को पोस्ट मिल जाती है, जो सबसे सीनियर टीचर होता है उसको पोस्ट किसकी मिल जाती है? उसको पोस्ट मिल जाती है बेटा, वो पढ़ाता तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ऑफिस का जितना भी काम होता है वो कौन करता है? वो आपका करता है ये प्रधानाध्यापक। जो प्लस में एक है, इसको प्रधानाध्यापक की उपाधि दे दी जाती है, और फिर ये एज अ प्रधानाध्यापक वर्क स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर 200 प्लस छात्र, अगर आपके यहां 200 छात्रों तक जो शिक्षक अनुपात चलता है वो चलता है 1:30। सॉरी, पहले छात्र है ना, गड़बड़ हो गई, एक मिनट, इसको आगे लिखो। 30:1। छात्र कितने? 30। 30 छात्रों पे एक शिक्षक। अगर आपके यहां 200 से कम, मतलब 200 तक है, मान लिया 200 से कम नहीं, 199, 200 भी है, तो आपके यहां रेशियो क्या मेंटेन होगा टीचर का, कि हर 30 बच्चे पे आपको एक टीचर का अपॉइंटमेंट करना है। लेकिन अगर आपके यहां 200 से ज्यादा बच्चे हैं, तब आपके यहां 40 बच्चों पे आप एक टीचर को अपॉइंट कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा 10 बच्चों का आपको फायदा मिल जाएगा। बच्चे आपके यहां 10 ज्यादा पढ़ेंगे, टीचर आपको कम रखना पड़ेगा, तो 40:1 का रेशियो आप तब रख सकते हो। तो बेटा ये है आपका छात्र शिक्षक अनुपात प्राइमरी लेवल के लिए। ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका प्राइमरी लेवल का। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपर प्राइमरी लेवल के लिए। किसके लिए? अपर प्राइमरी लेवल के लिए, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। अब आगे हम लोगों को बात करनी है। चलें देखें अपर प्राइमरी लेवल। चलो भाई देख लेते हैं अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, जिसको बोलते हो आप लोग अपर प्राइमरी लेवल। क्या बोलते हैं? अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल का क्या मतलब हो बच्चा? अपर प्राइमरी का मतलब होता है कक्षा 6 से 8। अब कक्षा 6 से 8 में आप पहुंच गए, तो छात्र शिक्षक अनुपात कितना? छात्र शिक्षक अनुपात कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 100, इसको कमेंट करके बताओ। 100 प्लस छात्र होने पर, 100 प्लस छात्र होने पर एक प्रधानाध्यापक हो जाता है। यहां पर, वहां पे कितने पे? वहां पे 121 बच्चा मिनिमम होना चाहिए, तब जाकर के एक प्रधानाध्यापक की पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। लेकिन यहां पर चूंकि ये बड़े बच्चे हैं, तो यहां पर चूंकि ऑफिशियल वर्क भी ज्यादा होता है, तो 100 प्लस छात्र जैसे ही हो जाएंगे, आपके यहां एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो जाएगी। 100 प्लस छात्र होने पर एक प्रधानाध्यापक तथा एक कार्य शिक्षक। कौन सा? तथा एक कार्य शिक्षा, तथा एक कार्य शिक्षा। फिर है बेटा आपका कला शिक्षा, कार्य शिक्षा, फिर तथा एक कला शिक्षा, एक स्वास्थ्य शिक्षा, एक कला शिक्षा, एक कार्य शिक्षा, एक स्वास्थ्य शिक्षा, तथा एक कार्य हो गया, कला हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, और बताइएगा एक छूट, हाँ, एक शारीरिक शिक्षा, एक
शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक होंगे, मतलब जो उनको रेगुलर बेसिस पे नहीं रखा जाता है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट तो रखा जाता है, लेकिन ये परमानेंट विद्यालय में मौजूद होते हैं। ठीक है, एक शारीरिक शिक्षा का अंशकालिक शिक्षक होंगे। कैसे होंगे? अंशकालिक शिक्षक एक स्वास्थ्य शिक्षा, एक शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक होंगे। ठीक है भाई। गणित और विज्ञान मतलब साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, इन सब के जो टीचर होते हैं वो पूर्णकालिक से यानी कि परमानेंट हो रखे जाते हैं स्कूल में। ठीक है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज और आपकी बात बचती है यहां से, वो है आपकी कि एक हफ्ते में टीचर को कितना काम करना है, स्कूल एक साल में कितने दिन खुलेंगे, ये सारी चीजें भी कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके अभी जल्दी पेपर में हाल ही में जो आपका पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था। रिसेंटली जो आपका पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था। कार्य दिवस एवं कार्य घंटे, हेडिंग बनाइएगा, कार्य दिवस एवं कार्य घंटे, कितने दिन आपको काम करना है और कितने घंटे आपको काम करना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये कि एक हफ्ते में एक टीचर को कितने घंटे काम करना होता है आरटीई एक्ट के हिसाब से, ये आपसे पूछा जाता है। तो प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे काम करना अनिवार्य है। प्रत्येक शिक्षक को, अब इसमें भाई वो कॉपी चेक करता है, कोई कॉलेज का वर्क करता है, क्लास लेता है, इन सभी चीजों को मिला करके ये आपका 45 घंटा है। प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना है। प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना है। पहली चीज समझ में आई बात कि एक टीचर को सप्ताह में कितने घंटे, तो एक टीचर को सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना होता है। ठीक है। प्राथमिक में प्रत्येक शिक्षण सत्र में 200 कार्य दिवस या 800 कार्य घंटे होंगे। प्रत्येक शिक्षण मतलब सत्र मतलब जानते हो, 1 अप्रैल से आपका सेशन शुरू होता है और वो कब तक चलता है, वो चलता है आपका 30 मार्च तक। 30 मार्च तक लगभग चलता है। उसके पहले कुछ दिन की छुट्टियां भी हो जाती हैं, आपके पेपर वगैरह होके 2-4 दिन की छुट्टी हो जाती है, लेकिन वो जोड़ा कब से जाता है, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक वो पूरा का मतलब शिक्षण सत्र जोड़ा जाता है। तो उसमें आप कम से कम 200 दिन स्कूल चलना चाहिए और या फिर 800 घंटे कम से कम का, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा, ये कार्य दिवस हो गया आपका। प्राथमिक में प्रत्येक शिक्षण सत्र में, प्राथमिक में प्रत्येक शिक्षण सत्र में 200 कार्य दिवस या 800 घंटे, या 800 घंटे कार्य होना अनिवार्य है, या 800 घंटे कार्य होंगे। या 800 मतलब अगर आप प्राइमरी में हो तो प्राइमरी में आपका स्कूल कम से कम या तो 200 दिन खुले या फिर 800 घंटे, मतलब दोनों में से एक रिक्वायरमेंट आपको हर हाल में पूरी करनी है। चाहे 200 दिन आप काम करवा लो या 800 घंटे काम करवा लो। ठीक है। फिर आता है बेटा आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आपके दिन बढ़ जाते हैं, बढ़ कम से कम 220 दिन काम होना चाहिए। भाई बड़े बच्चे हैं, ज्यादा सब्जेक्ट हैं, तो दिन भी बढ़ जाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर
220 कार्य दिवस उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 कार्य दिवस या 1000 घंटे कार्य होंगे, या 1000 घंटे कार्य होंगे, या 1000 कार्य घंटे होंगे। ठीक है बेटा, तो कम से कम अगर प्राथमिक स्तर की बात कर लें तो प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर सिर्फ 200 दिन स्कूल खुलेगा और 800 घंटे काम होगा। लेकिन यही अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो कम से कम 220 दिन विद्यालय खुलना चाहिए और 1000 घंटे आपको काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से आप लोग एक चीज और समझ, देखो बेटा, ये जो 45 घंटे वाला आंकड़ा बताया था ना, ये 45 घंटे वाला, इसमें आपका क्या क्या आता है? इसमें आपका पढ़ाना, शिक्षण कार्य, कॉपी चेक करना, कॉपी चेकिंग एक्सेट्रा, ये सभी काम आपके इसी 45 घंटे में आते हैं। और ये जो 200 घंटा वाला रेशियो बताया गया ना, इसमें सिर्फ पढ़ाने पढ़ाने का टाइम है ये, कि इतनी देर क्लास में टीचिंग चलेगी। ठीक है, इतनी देर सिर्फ टीचिंग चलेगी। ये 200 और ये 220, ये कार्य दिवस है, ये घंटे हैं आपके 1000 और 800। ये आपके क्या है? ये आपके बेटा सिर्फ पढ़ाने वाले घंटे हैं। और जो टीचर एक हफ्ते में 45 घंटे वाला है, इसमें टीचर पढ़ाएगा, कॉपी चेक करेगा, कोई ऑफिस का काम होगा तो वो करेगा, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन रखेगा। ये सभी काम करने के लिए आपको जो समय दिया जाता है वो टोटल एक हफ्ते में 45 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, फिर बेटा एक और बात जो थी वो आपकी थी धारा 19 में। ठीक है, ये भी आपके अनुसूची में वर्णित है, तो इसको भी देख लेते हैं भाई, जब इतना देख ही लियो तो उसको भी देख ही लो। धारा 19 की बात कर लेते हैं बेटा, ये भी आपके अनुसूची में है। विद्यालय के लिए जो मानदंड वाला नहीं था कि धारा 19, तो उसको याद कर लीजिएगा, विद्यालय के लिए मानदंड, विद्यालय के मानदंड, ये भी आपको जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था वहीं पे धारा 19 ये आपके आर्टिकल नंबर 19 में मेंशन्ड है। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें भाई? पहला आएगा आपका सुरक्षित भवन, मतलब स्कूल की बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, पीने के लिए साफ सुथरा पानी उपलब्ध होना चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सुरक्षित भवन होना चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल का मैदान और खेल सामग्री दोनों चीजें उपलब्ध कराना है। खेल मैदान और खेल सामग्री, जैसे भाई मैदान बहुत बड़ा है, स्कूल में एक को बैट बॉल नहीं है, एक को बैडमिंटन नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? मैदान में जाके दौड़ लगाए? नहीं भाई, उसको खेलने के लिए सामग्री भी उपलब्ध कराइए, स्कूल में पुस्तकालय का निर्माण करवाइए, मिड डे मील का होना बहुत जरूरी है, मिड डे मील होना चाहिए, मिड डे मील की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल में। और एक चीज जो तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो जिंदगी में सबसे ज्यादा किए हो, कि बच्चे स्कूल से जो कूद के भाग जाते हैं, इसके लिए नहीं बेटा, ये इसके लिए नहीं, लेकिन हाँ बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल में चार दीवारी का होना बहुत जरूरी है। चार दीवारी का होना बहुत जरूरी है, चार दीवारी कम। ये आपके आर्टिकल 19 में मेंशन विद्यालय के लिए मानदंड थे, जिसमें स्कूल की एक उचित बिल्डिंग होनी चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब पानी के लिए, पीने के लिए साफ सुथरा पानी, शौचालय, पुस्तकालय, खेल का मैदान, उसके साथ साथ खेल सामग्री भी होनी चाहिए, मिड डे मील होना चाहिए और चार दीवारी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका आरटीई एक्ट 2009 पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो गया है। आप निश्चिंत होकर कह सकते हो कि इससे ज्यादा अब आरटीई एक्ट में मुझसे कुछ नहीं पूछा जा सकता।
अब यहां से बेटा अब पेडागोजी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे आरटीएट से, उसको हम लोग अपनी क्लास में, जब शाम को 6 बजे वाली क्लास होती है उसमें हम लोग प्रैक्टिस करके उसमें हम लोग पता करेंगे कि कैसे होता है, मतलब क्या होता है, कैसे होता है, तब वहीं पर इन सब चीजों को हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे कि क्वेश्चंस पेडागोजी टाइप के कैसे बनते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन याद कर लेना, धारा आपसे अभी नहीं पूछेगा, धारा मैंने आपकी जानकारी के लिए बताई है, धारा आपसे नहीं पूछेगा, क्लियर स्टेटमेंट है कि धाराएं आपसे नहीं पूछी जाएगी, तो 1 से 38 तक धाराएं याद करने मत बैठ जाना। अनुसूची में क्या है ये मत याद करना, कि अनुसूची में क्या है ये नहीं याद करना है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि छात्र शिक्षक अनुपात प्राइमरी लेवल वाला ये जरूर याद रखना। साथ ही साथ ये शिक्षक के कार्य घंटे, प्राथमिक में कितने दिन काम होना है, कितने घंटे काम होना है, इन सभी चीजों को बेटा विशेष तौर पर याद रखना, क्योंकि यहां से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो बाकी धारा वारा मत याद करने बैठना, वो सिर्फ आपकी अपनी जानकारी के लिए रखना, 1-2 बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि कभी कोई पूछ ले तो भगवान टाइट एकदम, हमारे सर सब पढ़ाई ने हमका सब आवत, ठीक है, हमसे ज्यादा तुम ज्ञान ना बांटो तुम, ठीक है, तो पूरी बात ऐसी है भैया, ठीक है, तो भैया ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। चलो, तो आई होप कि आप सभी को बेटा आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो प्लीज 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 आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर यहां पे ये चीज नहीं समझ में आई है, और इसको समझा दीजिए। और साथ ही साथ शाम को 6 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अपनी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, बाय, जय हिंद, जय भारत।